हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 5 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार भारत भारती जो पुरस्कार है वो किसे दिए जाने की घोषणा की गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की मदद से यूपी में कुल कितने अभ्युदय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। तो कुल जो है 5000 अभ्युदय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर राम कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो अयोध्या में जो है ये राम कॉरिडोर बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा पदक जीता। तो जो भारतीय महिला लॉन बॉल टीम है इसने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय टेबल टेनिस टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता। तो भारतीय टेबल टेनिस टीम ने भी कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। और ध्यान रखेंगे ये जो भारतीय टेबल टेनिस टीम थी ये पुरुषों की टेबल टेनिस टीम थी। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वेटलिफ्टर विकास ठाकुर ने कौन सा पदक जीता। तो जो विकास ठाकुर हैं इन्होंने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक लॉकडाउन लिरिक्स का उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने विमोचन किया। तो ये जो पुस्तक है वो संयुक्ता दास के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चौथे ONGC पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन किया। तो अभी जो है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पिंगली वेंकैया को सम्मानित करने के लिए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। ये कौन थे। तो ये जो है एक तिरंगा डिजाइनर थे, यानी हमारे देश का जो तिरंगा है उसको डिज़ाइन किया था इन्होंने, और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होंगे, बी और सी। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए कौन सा देश पहला भागीदार देश बन गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो है जो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 होगी तो उसके लिए जो सिंगापुर है ये उत्तर प्रदेश का पहला भागीदार देश बन गया है। और 3 अगस्त 2022 को जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार के एक आधिकारिक प्रवक्ता हैं उन्होंने ये जानकारी दी है। राज्य सरकार के जो आधिकारिक प्रवक्ता हैं उन्होंने ये कहा कि जो सिंगापुर है उसकी 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश में है। यानी कि वर्तमान में जो सिंगापुर की कंपनियां हैं तो वो जो है 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश में कर चुकी हैं। और इसके अलावा ये वादा किया गया है कि उत्तर प्रदेश में जो सिंगापुर की कंपनियां हैं वो 1100 यानी कि 1100 करोड़ रुपए के निवेश का उन्होंने वादा किया है कि इतना जो निवेश है वो उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्या है कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 दोस्तों ये इसीलिए आयोजित की जा रही है ताकि उत्तर प्रदेश में जो है जो बाहर के देश हैं, दूसरी कंपनियां हैं, वो इन्वेस्ट करें, इसको बढ़ावा दिया जा सके। तो इसी के चलते जो सिंगापुर है ये उत्तर प्रदेश का पहला भागीदारी देश बन गया है, भागीदार देश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित करछना में नया पक्षी विहार स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रयागराज। दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर जो है करछना
करछना एक जगह है, तो करछना में बर्ड सेंचुरी बनाने का निर्णय लिया गया। और यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं संजय कुमार खत्री, उनका ये कहना है कि यहाँ के लिए जो पक्षी विहार ये बनाया जाएगा उसके लिए गंगा कछार में ज़मीन की तलाश की जा रही है, और इसके अलावा वन और अन्य संबंधित विभागों से भी इसके लिए कहा गया है। और जो ज़मीन है वो चिन्हित करने के साथ साथ इसका जो प्रस्ताव है वो शासन को भेजा जाएगा, और शासन से अनुमति मिलते ही ये जो प्रयागराज जिले में स्थित करछना है यहाँ पर बर्ड सेंचुरी बना दिया जाएगा। अब दोस्तों बर्ड सेंचुरी क्या होता है और उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख बर्ड सेंचुरी हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो एक बार आपको देखना चाहिए। तो बर्ड सेंचुरी क्या है, तो नाम से ही पता है कि जहाँ पर जो पक्षियों की अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं तो ऐसे स्थान को बर्ड सेंचुरी कहा जाता है। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख बर्ड सेंचुरी हैं तो वो कौन कौन सी हैं, जैसे नवाबगंज पक्षी विहार है, ये उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसके अलावा समसपुर पक्षी विहार है, ये रायबरेली में पड़ता है। लाख बहूसी पक्षी विहार है, ये कन्नौज में पड़ता है। और पटना पक्षी विहार ये एटा में पड़ता है। और जो विजय सागर पक्षी विहार है ये महोबा में पड़ता है। इसी तरह से जो पार्वती आरंग पक्षी विहार ये गोंडा में पड़ता है। समान पक्षी विहार ये मैनपुरी में पड़ता है। और भी पक्षी विहार हैं कई सारे, जैसे ओखला पक्षी विहार है, ये गौतम बुद्ध नगर में है। बखीरा पक्षी विहार ये आपने सुना होगा, तो संत कबीर नगर में है बखीरा पक्षी विहार। और सांडी पक्षी विहार ये हरदोई में पड़ता है। और सूर सरोवर पक्षी विहार ये आगरा में पड़ता है। तो ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार हैं और इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी डॉक्टर सैयद रफत जुबैर रिजवी को हाल ही में कुबुडो मार्शल आर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ये वर्तमान में किस संघ के महासचिव हैं, तो वर्तमान में ये लखनऊ ओलंपिक संघ के महासचिव हैं। दोस्तों जो पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जो क्या नाम है इनका, डॉक्टर सैयद रफत जुबैर रिजवी, इन्हें जो है कुबुडो मार्शल आर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो ये लखनऊ ओलंपिक संघ के महासचिव हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कितने और स्थल रामसर सूची में शामिल किए गए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 10। दोस्तों आपको याद होगा अभी जुलाई में ही हमारे देश में 5 नए रामसर स्थल को शामिल किया गया था, और अभी जो है फिर से भारत में जो है 10 नए रामसर स्थलों को शामिल कर दिया गया है। और इस तरह से भारत में जो रामसर स्थलों की संख्या है वो कुल मिलाकर के कितनी हो गई है, 64। और इसके साथ ही क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि दोस्तों दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं वो किस देश में थे, तो वो चाइना में थे 64, और अब भारत ने चीन की बराबरी कर ली है। दोस्तों रामसर स्थल क्या है, तो रामसर सूची जो है इसका उद्देश्य क्या होता है, जो आर्द्र भूमि है इन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क उपलब्ध हो, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित करना और इसे सुरक्षित करना, और इसके जो पारिस्थितिक तंत्र घटक हैं, प्रक्रियाएं हैं, तो इनको जो है वैश्विक जैविक विविधता की सुरक्षा और मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है रामसर स्थल को। दोस्तों जो अभी 10 नए रामसर स्थल को शामिल किया गया है तो वो किस किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में 6 रामसर स्थल हैं। इसके अलावा गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, यहाँ पर जो है एक जो रामसर साइट हैं वो शामिल की गई हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 10 नए रामसर स्थल शामिल किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला रामसर स्थल है कोथनकुलम पक्षी अभयारण्य, ये तमिलनाडु में है। दूसरा है सतकोसिया गॉर्ज, उड़ीसा में है। नंदा झील ये गोवा में है। मन्नार की खाड़ी समुद्री जीवमंडल रिजर्व ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य ये कर्नाटक में है। वेम्बनूर वेटलैंड्स कॉम्प्लेक्स ये भी तमिलनाडु में है। वेलोड पक्षी अभयारण्य ये भी तमिलनाडु में है। सिरपुर आर्द्र भूमि ये मध्य प्रदेश में है। वेंथंगल पक्षी अभयारण्य ये तमिलनाडु में है। और उदयमर्थपुरम पक्षी अभयारण्य ये तमिलनाडु में है। तो ये कुल मिलाकर के 10 नई रामसर साइट्स हैं जो कि भारत में शामिल की गई हैं। और अब से भारत में कितनी रामसर साइट की संख्या हो गई है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, 64 भारत में रामसर साइट की संख्या हो गई है। दोस्तों रामसर साइट क्या है, पहले भी हमने आपको कई बार बताया है, तो ये याद होगा आपको रामसर साइट क्या है। तो दोस्तों 1971 में, कब यहाँ तक याद रखेंगे, 1971 में दोस्तों, 1971 में एक रामसर सम्मेलन हुआ था, यूनेस्को द्वारा एक सम्मेलन हुआ था। और वो कहाँ पर हुआ था, तो रामसर में वो सम्मेलन हुआ था। और उसी के तहत जो है
एक अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संधि की गई थी रामसर में, और इसी वजह से इसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है, क्योंकि रामसर में हुआ था। अब दोस्तों क्या है कि ऐसे भारत में ऐसे स्थान जहाँ पर वर्ष भर पानी भरा रहता है और वहाँ पर पक्षियों की कई सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो ऐसे स्थल को आर्द्र भूमि कहा जाता है। तो ऐसे स्थल जो आर्द्र भूमि है भारत में, उनको उस संधि के तहत शामिल करना क्या कहा जाता है? रामसर साइट कहा जाता है। ठीक है, यानी ऐसी आर्द्र भूमि जो है, आर्द्र भूमि क्या है वो आप समझ चुके हैं। तो जो आर्द्र भूमि है उसे उस संधि के तहत शामिल करना ही वो क्या कहे जाते हैं? रामसर साइट कहे जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनता है कि भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे भारत की पहली रामसर साइट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे चिल्का झील, और इसके साथ ही जो उड़ीसा का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। चिल्का झील कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है, सॉरी, चिल्का झील ये उड़ीसा में है। और जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। तो ये जो है जो रामसर साइट है, रामसर साइट में शामिल होने वाली ये भारत की पहली रामसर साइट थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। चिल्का झील जो उड़ीसा में है और केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में, इसे रामसर साइट में शामिल किया गया था सबसे पहली बार। कब किया गया था? तो ये भी ध्यान रखेंगे, 1 अक्टूबर 1981 को जो है इसे मान्यता दी गई थी भारत में रामसर साइट के रूप में। ठीक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रहेंगे। और दोस्तों बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में रामसर साइट की संख्या कितनी है, तो हमारे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो रामसर साइट की संख्या है वो है 10। ठीक है, 10 रामसर साइट की संख्या है। और अभी जो नवीनतम रामसर साइट जोड़ा गया था फरवरी 2022 में, वो कौन सा जोड़ा गया था? तो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, इसे जो है रामसर साइट का दर्जा दिया गया था फरवरी 2022 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में तुलिका मान ने जूडो में कौन सा पदक जीता? तो जो तुलिका मान है इन्होंने जूडो में सिल्वर मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों जो तुलिका मान है इन्होंने जूडो इवेंट में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता, और किस कैटेगरी में? तो ध्यान रखेंगे 78+ किलोग्राम भार वर्ग की कैटेगरी में ये मेडल जीता गया है। दोस्तों जूडो की कैटेगरी में अगर देखा जाए, जूडो के इवेंट में अगर देखा जाए, तो ये भारत का तीसरा मेडल है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और इसके साथ ही आप एक और यहाँ पर मेडल ध्यान रखेंगे कि जो भारत के हाई जंपर हैं तेजस्विन शंकर, इन्होंने भी एक मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में। कौन सा? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और दोस्तों ये इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ट्रैक एंड फील्ड में ये भारत के लिए पहला पदक था हाई जंपिंग में। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। और इसके साथ ही जो तेजस्विन है ये किसी भी राष्ट्रमंडल खेलों में हाई जंप में भारत के लिए पदक जीतने वाले पहले एथलीट बन गए हैं। यानी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, अभी तक इंडिया को कॉमनवेल्थ गेम्स में हाई जंपिंग की स्पर्धा में मेडल नहीं मिला था, तो ये इन्होंने मेडल दिलाया कांस्य पदक, और इस तरह से राष्ट्रमंडल खेलों में हाई जंप में मेडल जीतने वाले ये पहले एथलीट बने। उन्होंने दोस्तों जो ये तेजस्विन शंकर है, इन्होंने 2.22 मीटर के हाई जंप के साथ ये कांस्य पदक अपने नाम पर किया है। तो दोनों नाम ध्यान रखेंगे, तुलिका मान ने जूडो में सिल्वर मेडल जीता, और जो हाई जंपर हैं तेजस्विन शंकर, इन्होंने कांस्य पदक जीता है, और ये कांस्य पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, ये तुलिका मान है, और ये यहाँ पर हैं कौन? तो ये हैं तेजस्विन शंकर। ये दोनों इमेज यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में देखा जाए तो जो आंध्र प्रदेश है ये पहले नंबर पर है, पहले स्थान पर है। दोस्तों यहाँ पर जो है फार्म गेट पर बुनियादी ढांचे के विकास पर बहुत जोर दिया गया, और इस तरह से जो ये आंध्र प्रदेश है सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उभरा है। दोस्तों अभी जो केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि निधि के उपयोग में जो देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य रहा आंध्र प्रदेश, उसे जो है पुरस्कार दिया। दिल्ली में एक समारोह आयोजित किया गया था उस दौरान।
ठीक है। और ये पुरस्कार किसको दिया गया है, तो राज्य रायथू बाजार के जो सीईओ हैं बी श्रीनिवास राव, उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ठीक, तो यहाँ से आपको यही ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाता है कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा रहा, तो ये आंध्र प्रदेश है। कृषि निधि के उपयोग में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य। ठीक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर मैप में देखेंगे कि आंध्र प्रदेश है कहाँ पर। तो मैप में आप देख सकते हैं, ये रहा आंध्र प्रदेश। ये जो मैं रेड कलर से कर रहा हूँ ये आंध्र प्रदेश है। ये आंध्र प्रदेश जो भारत के किन किन राज्यों की सीमा को साझा करता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, इसके साथ ही तेलंगाना है, कर्नाटक है और यहाँ पर तमिलनाडु है। तो ये सारे राज्य हैं जिनकी सीमा को साझा करता है आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, तो ध्यान रखेंगे अमरावती आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान रखेंगे 25 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और राज्यसभा सीटों की संख्या बात की जाए तो 11 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भारत की किस राज्य में बनने जा रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। और फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट क्या होता है, तो यहाँ पर आप जो इमेज देख रहे हैं यानी पर पानी पर तैरता हुआ जो सोलर पावर प्लांट होता है उसे ही फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहा जाता है। दोस्तों जो मध्य प्रदेश राज्य है यहाँ पर जो है दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है बनाया जाएगा। और कहाँ पर बनेगा, तो मध्य प्रदेश के खंडवा में। और दोस्तों ये जो प्लांट है ये 2022-23 तक 600 मेगावाट की बिजली पैदा करेगा और दुनिया का ये सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बताया जा रहा है। दोस्तों अभी अगर देखा जाए वर्तमान में कि जो दुनिया का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा जो सोलर पावर प्लांट है वो कहाँ पर है, तो ये तेलंगाना में जो है स्टार्ट हो चुका है। तेलंगाना में है भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, इसमें लागत कितनी आएगी, तो इस परियोजना में 3000 करोड़ रुपए की लागत आएगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। ठीक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। दुनिया का सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है वो कहाँ पर स्थापित होगा, ये मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा, 600 मेगावाट की बिजली पैदा करेगा। दोस्तों अब यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात है तो यहाँ पर मैप में देखेंगे कि मध्य प्रदेश कहाँ पर, तो ये इंडिया का मैप है और इसके बीच में है मध्य प्रदेश। ये आप देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश है। जो मध्य प्रदेश से भारत के किन किन राज्यों की सीमा को साझा कर रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो गया और इसके नीचे ये महाराष्ट्र हो गया और यहाँ पर जो है ये गुजरात हो गया। तो ये सारे राज्य हैं जिनकी सीमा को साझा करता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, तो भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 29 और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 11। और एक बात और ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश से कि एरिया वाइज अगर देखा जाए तो ये सेकंड सबसे बड़ा राज्य है भारत का। और पहला कौन सा है, तो पहला है राजस्थान। और जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर देखा जाए सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो है गोवा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो है सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन मुक्ति अभियान किस राज्य में फिर से शुरू किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। दोस्तों अभी जो है केंद्र सरकार के कहने से, केंद्र सरकार के अनुसार जो उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक हैं अशोक कुमार, तो इनकी पहल पर एक बार फिर से राज्य में सोमवार को ऑपरेशन मुक्ति अभियान शुरू किया गया। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ऑपरेशन मुक्ति अभियान ये कहाँ से संबंधित है, ये उत्तराखंड से संबंधित है। और दोस्तों ये जो उत्तराखंड का ऑपरेशन मुक्ति अभियान है इसका उद्देश्य क्या है, तो ये जो अभियान है इसका उद्देश्य ये है कि जो आर्थिक रूप से निर्बल और जो बेसहारा बच्चे हैं जो कि भिक्षावृत्ति का काम करते हैं, यानी भिक्षा आदि जो है वो मांगने जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को भिक्षावृत्ति के मार्ग से चलने से हटा करके उन्हें शिक्षा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना, ये इस मिशन का उद्देश्य है। तो ये ध्यान रखेंगे। काफ़ी चर्चा में भी है कि जो ऑपरेशन मुक्ति अभियान ये किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तराखंड से। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गुरदीप सिंह और सौरभ घोषाल ने कौन सा पदक जीता, तो कांस्य पदक जीता गया है ये दोनों एथलीटों के द्वारा। दोस्तों भारत के जो स्क्वैश स्टार हैं सौरभ घोषाल, ये ध्यान रखेंगे कि उन्होंने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, तो स्क्वैश में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और दोस्तों ये पहली बार है
जब कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पुरुष या महिला दोनों वर्ग के सिंगल्स में स्क्वैश में कोई मेडल मिला है। ठीक, तो इनका नाम भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सौरभ घोषाल का। इसके अलावा ध्यान रखना है गुरदीप सिंह का नाम। तो गुरदीप सिंह ने जो है 109+ किलोग्राम भार वर्ग की कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है और कुल मिलाकर के कितना इन्होंने वजन उठाया, तो 390 किलोग्राम इन्होंने वजन उठाया। ठीक, तो दोनों नाम ध्यान रखेंगे, सौरभ घोषाल स्क्वैश में कांस्य पदक, गुरदीप सिंह वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, ये हैं सौरभ घोषाल और ये हैं गुरदीप सिंह। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता देश बना? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रसिया। दोस्तों जुलाई 2022 में कुछ आंकड़े जारी किए गए और उसके अनुसार ये बताया गया कि जो रूस है ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता बन गया है। जो आयात है वो जून की तुलना में देखा जाए तो 1/5 हिस्से से भी अधिक ये बढ़कर के 2.06 मिलियन टन हो गया है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो रसिया है ये जुलाई 2022 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्या बन गया है, सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। दोस्तों ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो भारत के लिए जो कोयला आपूर्तिकर्ता देशों की बात करें तो इंडोनेशिया है, दक्षिण अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद से कोयले का छठा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। ठीक, जो रसिया है ये, यानी कि पहले स्थान पर कौन सा रहता है, तो इंडोनेशिया है, दक्षिण अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये क्रम से रहते हैं और इसके बाद जो छठवां बना है तो ये रहता था रसिया, लेकिन अभी जो है ये तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता बन गया है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। दोस्तों रूस की अगर बात करें तो रूस की कैपिटल क्या है, तो ध्यान रखेंगे मॉस्को रूस की कैपिटल है। रूस के प्रेसिडेंट कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन रूस के प्रेसिडेंट हैं और रूस की करेंसी क्या है, तो रशियन रूबल रूस की करेंसी है। ठीक, और दोस्तों अभी जो है याद होगा आपको रूस ने किस देश पर जो है अटैक किया था, तो यूक्रेन के ऊपर जो है रसिया ने अटैक किया था और यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन थे, तो व्लादिमीर जेलेंस्की, वो जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति थे। तो वो भी नाम ध्यान रखना है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो दोस्तों ये थे 5 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जो सुशीला देवी हैं इन्होंने जूडो में कौन सा मेडल जीता? तो जो सुशीला देवी हैं इन्होंने जूडो में सिल्वर मेडल जीता था, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट था और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, पिच ब्लैक जो एक सैन्य अभ्यास है ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।